11th क्लास। अब आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। यूनिट का नाम भी यही है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तथा ये जो है ये आपकी फर्स्ट बुक की 4th यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट के बाद मैं आपको सेकंड बुक शुरू कराऊंगी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में दोनों बुक्स में से कुछ चैप्टर्स आएंगे, तो फर्स्ट बुक को यहीं तक स्टॉप करके फिर सेकंड बुक शुरू कराई जाएगी। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में आप कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको उसकी डिटेल में स्टडी करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा क्या? कार्य। अब कार्य क्या होता है? सपोज़ आप लोग 2 घंटे बैठ के अपनी क्लास ले रहे हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या 4 घंटे आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं। अब इसके बाद आपको आपकी मम्मी कुछ काम बोलेंगी कि बेटा ज़रा ये काम कर दो। नहीं मम्मा, हम तो थक गए हैं, हमने बहुत काम किया, हमने क्लास अटेंड करी है। आप लोग यही बोलोगे ना। बट साइंस की लैंग्वेज में आपने कोई काम नहीं किया। काम कब होगा? जब विस्थापन होगा। आप अपनी जगह से मूव करोगे तब कहा जाएगा कि कार्य हुआ। एक दीवार है, दीवार पे आप बहुत देर तक किक करते रहें, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक ज़ोर ज़ोर से उसको हाथ से हिलाने की कोशिश करें, पैरों से हिलाने की कोशिश करें, तो क्या दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो आप तो कहेंगे कि आपने काम किया, बहुत काम किया, बट साइंस की लैंग्वेज में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दीवार तो हिली नहीं, विस्थापन तो हुआ नहीं। तो साइंस की लैंग्वेज में जो कार्य है वो क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हो जाए, वस्तु अपनी जगह से हिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि कार्य हुआ। इस स्थिति में कार्य हुआ, ठीक है। तो कार्य की परिभाषा देखते हैं। कार्य की परिभाषा क्या है? यहाँ से देखिए, यदि किसी पिंड पर बल आरोपित हो तथा उसके परिणाम स्वरूप पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाए, तो इस प्रक्रम में बल द्वारा कार्य किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नियत बल द्वारा कृत कार्य। अगर बल जो है वो कांस्टेंट लग रहा है, तो कार्य जो है वो किसके बराबर होता है? कार्य बराबर होता है W = Fs। मतलब जैसे सपोज ये बुक रखी है या कोई वस्तु रखी है, इसको हम इसी दिशा में बल लगा रहे हैं और इसी दिशा में ये देखिए ये विस्थापित होकर यहाँ पहुँच गई। जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में विस्थापित हो गई, तो कार्य किसके बराबर हुआ? W = Fs। फिर से ध्यान रखिए, ये कौन सा बल है? नियत बल, कांस्टेंट बल। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ देखिए, वस्तु पर जो बल है वो तो हम लगा रहे हैं इधर, F डायरेक्शन, इधर, ठीक है। और जो वस्तु विस्थापित हो रही है वो हो रही है इधर। जो क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण पर हम एक बल लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हो रही है। तो अब कार्य किसके बराबर होगा? ये F जो है, इस F के हम घटक कर लेंगे। आप पढ़ चुके हैं सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में, सदिशों का वियोजन पढ़ चुके हैं ना, कि जिस डायरेक्शन में घटक हो थीटा कोण होता है उस तरफ कौन सा घटक होता है? F cos थीटा। और दूसरी तरफ कौन सा घटक होता है? F sin थीटा। तो इस तरफ कौन सा घटक हुआ? F cos थीटा। तो जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? विस्थापन और बल का विस्थापन की दिशा में घटक। तो विस्थापन तो हो गया S इधर, और बल का जो विस्थापन की दिशा में घटक है वो कौन सा है? F cos थीटा। तो W = Fs cos थीटा। और Fs cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? F.S लिख सकते हैं, क्योंकि F बल भी एक सदिश राशि है, S विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो दो सदिशों का गुणा करने पर जब ये cos थीटा वाली टर्म आ गई, तो ये कौन सा गुणनफल बन गया? ये बन गया अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। इट मीन्स जो W है वो कौन सी राशि है? वो एक अदिश राशि है। यदि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक अदिश राशि आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट।
तो W इज इक्वल टू किसकी होता है, F डॉट S, या W इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो W का मात्रक, जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट में भी लिखा था कि कार्य का मात्रक जूल होता है, या यहाँ से हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, या अगर मूल मात्रकों की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। पीछे क्या था, कौन सा बल था, नियत बल, बल कांस्टेंट था। परिवर्ती का मतलब क्या होता है, वेरिएबल फोर्स, फोर्स चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ ग्राफ में देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बल जो ग्राफ है वो इस तरीके से है ना, इसका मतलब कि बल का मान जो है वो चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उस कंडीशन में जो कार्य होता है W बराबर वो किसके आता है, इंटीग्रल S1 S2, विस्थापन की लिमिट S1 से S2 F ds। इस कंडीशन में जब हमें कार्य निकालना होता है तो वो किसके बराबर आता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, कि बल और विस्थापन के बीच में एक ग्राफ दे दिया जाता है और कहा जाता है कि कार्य निकालिए। तो अगर बल कांस्टेंट है तब तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। पर जब बल वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उस टाइम जो कार्य होता है वो इस ग्राफ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कार्य किसके बराबर होता है, किसी नियत अथवा परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य है उसके खींचे गए बल विस्थापन वक्र रेखा, ये बल विस्थापन वक्र है, और विस्थापन अक्ष, ये विस्थापन अक्ष है, इनके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं कार्य। इस डायरेक्शन में बल है, इस डायरेक्शन में विस्थापन, ये बल वाली अक्ष, ये विस्थापन वाली अक्ष, और ये जो है ये कौन सा एरिया है, जो विस्थापन और बल का वक्र है वो, और विस्थापन अक्ष के जो बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है कार्य को। एक मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हैं वो एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। कि देखिए एग्जाम्पल यहीं दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में इस तरफ विस्थापन है और इस तरफ बल है, एक्स अक्ष पे विस्थापन और वाई अक्ष पर बल है, ठीक है। ये O जो है ये मूल बिंदु है। अब आप यहाँ ग्राफ में देख रहे होगे कि बल जो है वो परिवर्ती है, चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए पहले बल का मान कहाँ से कहाँ तक किया, 0 से 10 तक, बड़ा बल। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इट मीन्स बल कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ये नीचे की तरफ लाइन आ गई 10 से 0 की तरफ, इसका मतलब बल का मान घट गया, पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ और फिर घट गया। तो बल जो है परिवर्ती बल है, चेंज हो रहा है बल। तो इस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, मैंने बताया कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो, और ये इसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो ये हो गया OABEO, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है कार्य निकालने के लिए। अब इस एग्जाम्पल में ये जो फिगर है इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लिया। एक तो OAC त्रिभुज, ABCD स्क्वायर और BDE फिर से त्रिभुज। आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे OABEO ये एक समलंब बना है, तो आप समलंब का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल के फॉर्मूले से करिए या फिर फिगर को डिवाइड कर लीजिए त्रिभुज स्क्वायर त्रिभुज में। तो जैसे इन्होंने किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सारे मान रख के इन्होंने कार्य का मान निकाल लिया 250 जूल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो चैप्टर ख़त्म होगा, मैं वर्कशीट सेंड करूँगी तो उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आपको सेंड करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य की विमाएँ। तो कार्य की विमाएँ के लिए सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा पता है MLT-2 और विस्थापन की विमा L, तो इसकी विमा क्या हो गई ML2T-2
और साथ में अब याद रखना है वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक कार्य के मात्रक। तो कार्य के दो मात्रक होते हैं। सबसे पहले एक तो निरपेक्ष मात्रक और एक गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक वही है W बराबर 1 जूल, जैसा कि आपने फॉर्मूले में पढ़ा। तो 1 जूल हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम F को 1 न्यूटन रख दें, विस्थापन को 1 मीटर रख दें, तो अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से उसमें बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाए तो कार्य किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है, और इसे कार्य का निरपेक्ष मात्रक कहते हैं। ये जो जूल वाला मात्रक है ये SI पद्धति में कह लो या MKS पद्धति में भी यही मात्रक है। अब अगर हम CGS पद्धति की बात करें तो जो न्यूटन है, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन। बल का मात्रक जो CGS पद्धति में होता है वो होता है डाइन। तो जूल की जगह आ जाएगा अर्ग। 1 अर्ग बराबर 1 डाइन गुणा 1 सेंटीमीटर। तो 1 जूल जो है वो बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के। यहाँ आप देख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं और 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 और 2 7। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ये तो है कार्य का निरपेक्ष मात्रक। और अगर हम गुरुत्वीय मात्रक की बात करें तो गुरुत्वीय मात्रक में क्या होता है? जहाँ हम बल की बात करते हैं, गुरुत्वीय मात्रक के लिए हम गुरुत्वीय बल की बात करेंगे। यदि एकांक गुरुत्वीय बल द्वारा वस्तु को एकांक दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य एकांक गुरुत्वीय मात्रक कहलाता है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम भार मीटर। और CGS पद्धति में क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह ग्राम, भार मीटर की जगह सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम भार मीटर जो है वो बराबर होता है 9.81 जूल। आप ध्यान दीजिए, मैं इसे 9.81 नहीं पढ़ रही हूँ, 9.81 पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद की डिजिट्स होती हैं उनको खोल के पढ़ा जाता है। तो 9.81 जूल, या फिर 1 ग्राम भार सेंटीमीटर बराबर 981 अर्ग। इसी तरीके से कार्य के कुछ और भी मात्रक हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इस चैप्टर में आपने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो जब कार्य के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा वाला, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्य और ऊर्जा जो है एक दूसरे के ही समरूप होते हैं। तो ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा के मात्रक है, और ये हम कार्य के मात्रक भी इनको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्य के प्रकार। तो कार्य जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। वो डिपेंड करता है कि जो उनके बीच का कोण है वो कैसा बन रहा है। आपको पता है W बराबर जो है वो किसकी होता है? FS cos थीटा। अगर थीटा का मान 0 है या 90 डिग्री से कम है तो 0 से लेके 90 डिग्री से कम के मान के लिए कॉस का मान क्या होता है? +1 होता है ना। 0 से ज़्यादा होता है तब कार्य होगा धनात्मक। अगर थीटा का मान माइनस में 180 डिग्री है तो कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1, तब कार्य होगा ऋणात्मक। और अगर विस्थापन और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, तब कार्य किसके बराबर होगा? 0, शून्य कार्य। अब ध्यान से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला धनात्मक कार्य। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है
ये पृथ्वी की सतह, इससे ऊपर जब उठाएंगे तो कोण जो बनेगा बल और विस्थापन के बीच में वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम। तो उस टाइम जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। ऋणात्मक कार्य, आपको पता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, इस तरफ बल लगाएं, वस्तु इस तरफ विस्थापित होगी, तो इसकी दूसरी तरफ कौन सा बल कार्य करने लग जाएगा, इसके दूसरी तरफ कार्य करेगा घर्षण बल। क्योंकि घर्षण बल क्या करता है, हमेशा पिंड की गति का विरोध करता है। इधर वस्तु गति करेगी, इधर वस्तु पर घर्षण बल लगेगा। तो विस्थापन और घर्षण बल के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री। और cos 180 का मान क्या होता है, -1। तो उस टाइम जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य। घर्षण बल और विस्थापन के बीच में जो कार्य होता है वो ऋणात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट, शून्य कार्य। यदि बल और विस्थापन लंबवत दिशा में हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो जो किया गया कार्य होता है वो होता है शून्य। जैसे वृत्तीय गति जब कोई पिंड करता है, ठीक है, तो वृत्तीय गति करते हुए उस पर हमेशा क्या होता है, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और अगर हम वस्तु की दिशा देखें, वेग की दिशा देखें, वो कैसे निकलती है, स्पर्श रेखा, ये और ये। तो आप देख रहे हैं कि वेग और बल के बीच में जो दिशा है वो कैसी है, जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत है। तो इस टाइम जो किया गया कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। मतलब जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य कार्य होता है। तो कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों तरीके के कार्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षी बल। इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन करनी है। तो संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेकर जाया जाता है तो कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो और पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता, तो हम बल को क्या कहेंगे, संरक्षी बल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि A से B तक किसी वस्तु को लेकर जाया जा रहा है। एक बार तो वो इस पथ को फॉलो करता है APB, और एक बार वो इस पथ को फॉलो करता है AQB। दोनों जो मार्ग हैं, दोनों जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, पर अगर दोनों रास्तों द्वारा किया गया कार्य समान आए तो हम बल को क्या कहेंगे, संरक्षी बल। अगर कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करे, A और B पर निर्भर करे, इनके बीच के रास्ते पर ना निर्भर करे, तो उसको कहा जाता है संरक्षी बल। और इसके एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल। इसके गुण आपको नहीं करने। इसी तरीके से असंरक्षी बल संरक्षी बल का ऑपोजिट है। वहाँ पर क्या था कि जो कार्य है वो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता। और असंरक्षी बल में कार्य किए गए पथ पर भी निर्भर करता है, तो उसको हम कहते हैं असंरक्षी बल।